डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कंट्रोल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रूट लोकस। प्रीवियस वीडियो में हमने रूट लोकस के डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास रियल रूट्स होते हैं तो हमें कैसे ड्रॉ करना है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमें कंसिडर करना है इमेजनरी रूट्स अगर आते हैं तो कैसे हमें उनको ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे, लोकेशन फाइंड करेंगे, लोकेशन ऑफ जीरोज एंड पोल्स। तो लोकेशन ऑफ जीरोज एंड पोल्स के लिए सबसे पहले ऑब्वियस है कि हम अगर न्यूमरेटर की बात करते हैं तो हमें किसकी लोकेशन देता है, जीरोज की। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं अगर हम, तो वो हमें किसकी लोकेशन देता है, पोल्स की। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई भी एस का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जीरोज अवेलेबल नहीं है। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर जीरो हो गई। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं एस को एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो एस की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब पोल्स कितने हैं, यहाँ पर 3 है। तो अब हम इनकी लोकेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमें क्या दिया हुआ है, एस, उसको मैंने इक्वल टू 0 किया। तो ये हमारी फर्स्ट लोकेशन आ गई पोल्स की, ठीक है, पोल्स लोकेशन। सेकंड जो हमें दी हुई है वो एक दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑब्वियस है कि हमें दराचार्य लगा के उसके रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया। दराचार्य का फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई, 13। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आवाज आ जाएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में -36 अपॉन 2। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -36 का तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है अंडर रूट में उसकी जगह क्या हो जाएगा, j अपॉन 2। माइनस से अगर डिवाइड करूँगा तो -2 प्लस माइनस j3। ये हमारे पास क्या आ गई, पोल्स की लोकेशन। और ऑब्वियस एक इसके फैक्टर है एस के। तो हमारे पास 3 पोल हो गए, एक ओरिजिन पे, एक -2 प्लस j3 पर और एक -2 माइनस j3 पर। तो ये हमारे पास आ गई 3 लोकेशन, ठीक है। स्टेप 2 में अब हमें क्या करना है, पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करना है। पोल जीरो डायग्राम, तो पोल जीरो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर एस प्लेन ड्रॉ होगा। एस प्लेन मतलब लाप्लास के लिए जो यूज़ आता है। तो एस प्लेन के अंदर अगर हम जाते हैं तो उस केस में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ पोल जीरो डायग्राम तो ये हमारी रियल एक्सेस होती है और ये हमारी क्या होती है, इमेजनरी एक्सेस माइनस जे ओमेगा। अब हमारे पास क्या है, जो लोकेशन है पहली लोकेशन वो क्या है, ओरिजिन पे है। तो ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे क्योंकि पोल के लिए हमें क्या लगाना होता है, क्रॉस। तो ये पहली लोकेशन हो गई। सेकंड लोकेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है रियल एंड इमेजनरी का। तो -2 प्लस j3 है। तो -2 इज रियल पार्ट एंड j3 इज इमेजनरी पार्ट। और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा -2 प्लस j3। और सिमिलरली -j3 कहाँ होगा, ऑब्वियस है इसके 180 डिग्री फेस शिफ्ट पे होगा। यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे -2 और यहाँ लेके जाएंगे -3। तो ये हमारा थर्ड पोल होगा -2 माइनस j3 पर। तो ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड पोल जीरो डायग्राम। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा जो सेक्शन है वो रूट लोकस है। तो स्टेप नंबर जो 3 होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 3, लोकेशन ऑफ रूट लोकस, यानी कौन सा सेक्शन रूट लोकस होगा और कौन सा नहीं होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फिर से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर पोल जीरो डायग्राम जो कि हमने बनाया था अभी। अब हम मार्किंग समझ चुके हैं। तो फर्स्ट पोल हमारा कहाँ पर है, ओरिजिन पर। उसके बाद ये -2 है, ये j3 है और ये -j3 है। कंबाइन अगर करते हैं तो एक पोल हमें यहाँ मिलेगा और एक पोल हमें यहाँ मिलेगा -2 प्लस j3 एंड -2 माइनस j3। अब हमें रूट लोकस का सेक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड साइड की बात होती है सबसे पहले तो, क्योंकि लाप्लास में स्टेबिलिटी के लिए जो भी पोल्स और जीरोज हैं वो कहाँ लोकेट होने चाहिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो इस प्लेन का नाम क्या है, एस प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला पार्ट होगा वो होगा कि कौन सा सेक्शन रूट लोकस होगा। तो रूट लोकस जो है वो रियल एक्सेस के लिए काउंट होता है।
ये दोनों रूट क्या है, इमेजनरी है। तो पहला जो हमारा रूट है वो यहाँ पर है, वो रियल एक्सिस पे है। इसके बाद में कोई भी रूट नहीं है, रूट यहाँ पर है, ये इसका पार्ट है। तो इसका मतलब ये जो पूरा सेक्शन है यानी माइनस इन्फाइनाइट तक, इसको किसी भी रूट ने और रूट ने डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों रूट क्या है, इमेजनरी एक्सिस पे है। और हमें काउंट कौन से करने होते हैं, केवल रियल रूट्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन अगर एक ही है, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में, जैसे ये पूरा सेक्शन है, मैं यहाँ पर मान लो खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पॉइंट रख दिया है। इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितने जीरोज हैं, एक भी नहीं है, क्योंकि जीरो तो इस क्वेश्चन में है भी नहीं। और इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितने पोल हैं, एक पोल है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एडिशन है 0 + 1 वो कितना है, 1 है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो जब जीरोज और पोल्स का एडिशन किसी भी सेक्शन के राइट हैंड साइड में ऑड नंबर होता है, तो वो पूरा सेक्शन क्या बन जाता है, रूट लोकस। इसका मतलब ये पूरा जो सेक्शन है, क्योंकि और कोई रूट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा, रूट लोकस, RL। ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पर। तो स्टेप नंबर 4 में हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 क्या फाइंड करेंगे, अब सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप जीरोज दैट इज डिवाइडेड बाय P - Z। तो हमारे पास जो पोल है वो कौन है, 0 है, -2 + J3 है और -2 - J3 है। ये तीन हमारे पास पोल आए थे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इनके रियल पार्ट क्या है, इनके रियल पार्ट है, पहले का 0 है, दूसरे का क्या है, -2 है, तीसरे का क्या है, -2, और ऑब्वियस समीशन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये तो हो गए हमारे पोल्स। जीरो इस क्वेश्चन में एक भी नहीं है, और पोल कितने थे इस क्वेश्चन में, 3, और 0 एक भी नहीं, तो 3 - 0। तो हमारे पास लोकेशन क्या आ गई, -4/3। तो ऑब्वियस है ये भी कौन से एक्सिस पे होगी, रियल एक्सिस पर। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, वो हमारा है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, θ = 2q + 1 × 180 डिग्री अपॉन P - Z। तो P - Z कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, 3 है। तो इसका मतलब जो Q है हमारा जो वेरिएबल है ये वाला, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 3 वैल्यू लेनी है हमें। अगर P - Z 4 आता है तो Q की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, 0 1 2 3, यानी 4 वैल्यू हो जाएगी। तब हम अगर यहाँ Q = 0 रखते हैं, तो पहला एंगल हमें क्या मिलेगा, Q = 0 रखने पर 0 + 1 180 डिग्री अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। Q = अगर मैं 1 रखूँगा तो θ2 क्या मिलेगा हमें, 2 + 1 180 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 180 डिग्री। और Q = अगर मैं 2 रखूँगा तो θ3 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 5 × 180 अपॉन 3 दैट विल बी 300। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर P - Z 3 होता है तो उस केस में ये एंगल फिक्स रहता है, 60 180 एंड 300। तो ये हम याद भी रख सकते हैं और फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा स्टेप नंबर 6, उस केस में हमारे पास जो आएगा वो आएगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो स्टेप नंबर 6 इज ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए कुछ स्टेप्स थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें, फर्स्ट पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि कहलाती है 1 + GSHS = 0। अब 1 + GSHS = अगर मैं 0 करता हूँ तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, K अपॉन S × S² + 4S + 13 = 0। यही हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा, और ये टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, प्लस K = 0। तो S³ + 4S² + 13S + K = 0। स्टेप 2 में अब क्या करेंगे, अब K की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो -S³ - 4S² - 13S। स्टेप 3 में क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो -3S² - 8S - 13। स्टेप 4 में क्या करना है, जो भी रिजल्ट आता है उसको इक्वल टू 0। तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 3S² + 8S + 13 = 0। अब ऑब्वियस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा द्विचार्य से। फिर से -b + - √b²
माइनस 4AC, तो 4AC करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 156 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 6, तो -8 प्लस माइनस, ऑब्वियस है यहाँ पर अंडर रूट में क्या बच रहा है, नेगेटिव साइन बच रहा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 92 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस जे, और यहाँ पर आ जाएगा 9.56, अगर आप 92 का अंडर रूट लेंगे तो अपॉन 6। तो ये जो रूट्स आए हमारे पास, इन रूट्स का नेचर क्या है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स अगर नेचर है तो ऑब्वियस है वो रियल एक्सेस पे तो होंगे नहीं, रियल एक्सेस पे उसका एक पार्ट होगा, पूरा एंटायर जो वैल्यू होगी वो नहीं होगी। तो इसका मतलब नो वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, यानी ब्रेक अवे पॉइंट कभी भी इमेजनरी नहीं हो सकते, ये हमारा कंसेप्ट होगा इस केस में। अगर ब्रेक अवे पॉइंट रियल आता तो हम चेक करते कि कौन सा पॉइंट है वो रूट लोकस पे प्रेजेंट है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में जो आया है वो रूट आ गए हैं कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि देयर विल बी नो ब्रेक अवे पॉइंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर जो 7 है उस केस में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 7, इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विथ इमेजनरी एक्सिस, ये हमें करना है। तो इसका भी पहला स्टेप जो होगा वो होगा 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को याद रखना है, इस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इस पर। तो 1 प्लस K अपॉन S इंटू एस स्क्वायर प्लस 4S प्लस 13, ये हमें वैल्यू दे रखी है, S क्यूब प्लस 4S स्क्वायर प्लस 13S प्लस K इक्वल टू 0 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमें क्या बनाना होता है, राउथ एरे। तो राउथ एरे कैसे बनता है हमारे पास, इस तरह से हम बनाएंगे, हाईएस्ट पावर S क्यूब है, उसके बाद क्या आएगा S स्क्वायर, क्यूब का मतलब ऑड टर्म पहला कोफिशिएंट क्या है 1, दूसरा क्या है 13, 4 और K। तो S की पावर 1 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 13 इंटू 4 करेंगे दैट इज 52, फिर K इंटू 1 करेंगे दैट इज माइनस K, और डिवाइड भी हम 4 से ही करेंगे जब तक कि ये जो लाइन है कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद ये कॉलम आ गया हमारे पास, ये कॉलम लाने के लिए 4 को यहाँ वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0। नेक्स्ट पावर क्या आएगी, S की पावर 0, तो 52 माइनस K अपॉन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 52 माइनस K अपॉन 4 को K से, माइनस 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और अपॉन डिवाइड में भी क्या आएगा 52 माइनस K अपॉन 4। ये आ गई हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम यानी यहाँ वाली वैल्यू के लिए इसको यहाँ से तो कुछ नहीं है, तो क्या लिख दिया मैंने 0, तो ऑब्वियस है ये टर्म 0 हो गई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, केवल K बचा। अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट रो होती है उसके जस्ट ऊपर वाली जो रो होती है उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसको मुझे पूरी रो ऑफ जीरोस बनाना है। रो ऑफ जीरोस मतलब यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर भी मैं 0 बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 52 माइनस K अपॉन 4 को इक्वल टू 0 करता हूँ, तो K की वैल्यू मुझे क्या मिलती है 52, और वो K की वैल्यू कहलाती है मार्जिनल वैल्यू। मार्जिनल मतलब सब जानते हैं कि भाई स्टेबिलिटी जैसे या तो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, यानी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए स्टेबल हो सकता है और कुछ वैल्यू के लिए अनस्टेबल हो सकता है। तो ये आ गई हमारे पास K की वैल्यू। अब K की वैल्यू अगर आप 52 यहाँ रखोगे तो ये रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो राउथ एरे में हमारा एक केस होता है जहाँ पर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, उस रो से जो रो 0 हो गई है उसके ऊपर वाली रो से, तो रो 0 कौन सी हुई है, ये वाली, उसके ऊपर वाली जो रो है उसकी पावर क्या है 2, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो मैंने लिख दिया S स्क्वायर। उसके बाद 2 से पहले इवन नंबर कौन सा आता है, 0 आता है, ठीक है। तो पहला कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है हमें 4, और S की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है K, ये लिख दिया हमने। K का जो साइन है वो क्या है पॉजिटिव, तो प्लस इक्वेशन है तो इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 4S स्क्वायर प्लस K इक्वल टू 0, S की पावर 0 1 होता है, तो K इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4S स्क्वायर, या S स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया माइनस K बाई 4। K कितना आया था हमारे पास 52, तो माइनस का कितना आ गया 13, ठीक है। अब S स्क्वायर इक्वल टू माइनस 13 है, तो S की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस J अंडर रूट 13, दैट इज कम्स आउट टू बी, जो वैल्यू हमारे पास आएगी जो कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट 13, या फिर अंडर रूट 13 को भी हम मार्क कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप्स थे ये हमारे प्रीवियस वीडियो में भी थे,
लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो रूट्स थे वो रियल थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। कब? जब हमारे पास रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। तो स्टेप नंबर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 8, जो लास्ट स्टेप होगा, मैक्सिमम 8 स्टेप तक ही आएंगे हमारे पास। तो अगर हमारे पास इमेजनरी रूट्स हैं तो हमें दो वैल्यू निकालनी पड़ती है, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर। इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेशन हमें करनी होती है। अब कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रूट है वो जीरोज है या पोल्स है, यानी इमेजनरी या तो जीरोज होंगे या पोल्स होंगे। तो अब हम यहाँ अगर देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है वो क्या है? इमेजनरी कौन है? पोल्स है। अगर इमेजनरी पोल्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ डिपार्चर। और इमेजनरी अगर जीरोज होंगे तो हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ अराइवल। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डिपार्चर। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? इमेजनरी पोल्स। तो एंगल ऑफ डिपार्चर ये हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमें ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोल जीरो डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो पोल जीरो डायग्राम जो था हमारा वो क्या था, वो सबसे पहले ड्रॉ करना है। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन जो होगी वो समझ में आ जाए। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो हमारे पोल थे वो मार्क कर दिया मैंने, -2 + j3 एंड सेकेंड वन वाज -2 - j3। ये -j3 था, ये मान लेते हैं +j3, और ये चीज ये -2। ठीक है, ये हमारा था पोल जीरो डायग्राम। इसको हमें यूटिलाइज करना है इसको कैलकुलेशन करने के लिए। तो मेन चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर है किसकी वजह से? कि एंगल ऑफ डिपार्चर है हमारे इमेजनरी रूट्स की वजह से। तो इमेजनरी रूट्स का जो वैल्यू है हमारे पास उसको हमें यहाँ डिफाइन करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इमेजनरी पोल है या इमेजनरी जीरो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसको बाकी के रूट्स के साथ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एंगल आता है +90, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो एंगल क्या आएगा? -90। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है। तो किसी पे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम इस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको बाकी के जितने भी पोल्स और जीरोस होंगे उनको इससे साथ ज्वाइन करना है। तो इसके अलावा कौन है? एक तो ये है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, और दूसरा वाला जो है वो ये वाला है, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, किसी पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जनरली हम ऊपर वाले सेलेक्ट करेंगे और इसके अलावा जितने भी रूट्स होंगे उससे इसको क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। कर दिया हमने। अब इसके बाद में क्योंकि हमारे पास जीरोज नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, केवल क्या है? पोल्स है, यही है हमारे पास। तो पोल्स की वजह से जो एंगल होगा उसको हम नाम दे रहे हैं φP1। तो ये पहला एंगल जो है यहाँ पर ये बन रहा है φP1, और दूसरा एंगल जो यहाँ बन रहा है दैट इज φP2। कब बना? जब हमने लाइन ज्वाइन की। इसका मतलब जितने भी पोल्स का एंगल है वो होगा φP1 + φP2 का एडिशन, यानी ये दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले। तो φP1 और φP2 को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ φP1 की, तो φP1 के लिए मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ एंगल मान लेता हूँ थीटा, तो φP1 एंगल दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, या तो 90 में ये एंगल जोड़ दें, या फिर 180 में से ये एंगल माइनस कर दें, तो भी हमारे पास आ सकता है। तो φP1 की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा कैलकुलेट करना है। अब ये थीटा जो है ये कौन से ट्रायंगल से बना हुआ है ये हमें देखना है। तो थीटा का जो ट्रायंगल है वो ये वाला है, ये ट्रायंगल, ये सबको नजर आ रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल जो है। अब इस थीटा की जो वैल्यू होती है, जनरली हम थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं कि tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यही हमारा कैलकुलेशन होता है थीटा का। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, ठीक है, इसमें इमेजनरी एक्सेस कहाँ है? तो हम कहेंगे कि ये वाली है, और रियल एक्सेस कहाँ है? ये वाली है। तो इमेजनरी एक्सेस के अंदर ऊपर इमेजनरी पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो इमेजनरी वैल्यू, जैसे ये इमेजनरी लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल अगर ये लाइन है तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दो इमेजनरी वैल्यू नजर आ रही है, एक तो J3 और एक 0। तो दोनों में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 माइनस 0। तो हमने क्या कहा? इमेजनरी अपॉन रियल अपना फॉर्मूला होता है। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम इमेजनरी एक्सिस पे जाएंगे। ये इमेजनरी एक्सिस है, ये वाली जो लाइन थी जो ट्राइंगल का पार्ट है उसके पैरेलल ये लाइन है, तो हम इस लाइन को कंसिडर कर सकते हैं एज ए इमेजनरी एक्सिस। तो हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है अगर दो वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि ऑब्वियस है होगी क्योंकि लाइन जब बनती है तब दो पॉइंट होते हैं। तो 3 माइनस 0 अपॉन में ये देखो ये कौन सी एक्सिस है? रियल एक्सिस। इसमें दो पॉइंट कौन से हैं? 0 और -2। तो बड़ा कौन है? 0। उसमें से -2 को क्या करना है? माइनस। तो क्या वैल्यू आ गई? tan इनवर्स 3/2। तो अगर मैं इसको डिग्री में कैलकुलेट करता हूँ तो ये अराउंड आता है 56.30 डिग्री। ये हमारे पास थीटा आ गया, ठीक है। तो 5p1 की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री माइनस 56.30 डिग्री, तो अराउंड कितना आ गया? 123.6 डिग्री। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया? 5p1। तो ये कैलकुलेशन आई होप कि भाई आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरा जो कैलकुलेशन है वो कौन सा एंगल है? 5p2। तो 5p2 के लिए भी हमारा फॉर्मूला वही है, tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। तो अगर मैं देखता हूँ 5p2 बना कहाँ पर है, तो 5p2 तो यहाँ बन रहा है। तो देखने में ये कौन सा एंगल लग रहा है? 90 डिग्री लग रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस की वैल्यू -2 है और y एक्सिस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -3। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -2 और +3, ठीक है। तो ये लाइन इससे बना हुआ है ये एंगल, तो इसके अंदर इमेजनरी पार्ट कौन है? 3, और यहाँ कौन है? -3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? tan इनवर्स 3 -3, ठीक है। इसी तरह से रियल वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर -2 और इमेजनरी कौन सी, सॉरी सेकंड रियल वैल्यू कौन सी है? -2। तो दोनों सिमिलर ही है यहाँ पर। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो -2 -2, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? 6/0, 1 समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? 90 डिग्री। तो वो तो हमें वैसे भी नजर आ रहा था लेकिन हमने कैलकुलेट भी कर लिया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? 5p2 की। तो टोटल जो एंगल हमारे पास बना, जो कंप्लीट एंगल बना, वो कितना बन गया कि समीशन ऑफ 5p बराबर 5p1 प्लस 5p2 दैट इज 123.6 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 213.6 डिग्री, ठीक है। अब एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है वो था एंगल ऑफ डिपार्चर। तो उसके लिए हमें फाई कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ 5z माइनस समीशन ऑफ 5p, यानी जीरो जितने भी उनके द्वारा एंगल, जो कि इस क्वेश्चन में था नहीं तो हमें ऐसे भी कैलकुलेट करना पड़ता अगर जीरो होते तो। और समीशन ऑफ 5p क्या हो गया? पोल्स द्वारा एंगल। तो 0 माइनस 213.6 डिग्री, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? 5 की, ठीक है। तो अब हमारा जो एंगल होगा दैट इज डिपार्चर एंगल, दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है, प्लस 5, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 180 डिग्री प्लस -213.6 डिग्री, तो कितना आ गया? -33.6 डिग्री, ये आएगा एंगल ऑफ डिपार्चर। तो कंप्लीट जो फॉर्मूला था, अगर बेसिक बात करूँ तो कंप्लीट फॉर्मूला ये था जिसमें हमें 5 कैलकुलेट करना था। 5 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दो कैलकुलेशन करने थे, ये तो हमारे पास था ही नहीं। ये कैलकुलेट हमने इस तरह से किया, फिर हमने रिवर्स ऑर्डर में इसको अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एंगल ऑफ डिपार्चर। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, अब हमें बनाना है इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हमें फिर से रियल एक्सेस और इमेजनरी एक्सेस को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हमारे पास पोल्स जो थे -2, J3 एंड -J3, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारा एक पोल हो गई और ये वाली वैल्यू हमारा क्या हो गई? सेकंड पोल हो गई। तो ये तो था पोल जीरो डायग्राम का पार्ट। अब हमें क्या करना है, हमारा जो वैल्यू आई थी किसकी? सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड की वैल्यू हमारे पास आई थी -4/3। तो -4/3 कहाँ होगा? लगभग मान लेते हैं यहाँ होगा, तो -4/3। अब इसी के ऊपर हमें 3 एंगल मार्क करना है। फर्स्ट एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री, सेकेंड एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और थर्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 300, ये 300 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है हमें, ये वाली वैल्यू हमने मार्क कर दी, ये -2 + J3 हो गया, ये -2 - J3 हो गया, ये सेंट्रोइड हो गया हमारा, और ये एंगल मार्क हो गए। अब ब्रेक अवे पॉइंट इसमें था नहीं,
ठीक है, तो इसमें मार्क करने की जरूरत है नहीं। तो अब p माइनस जेड हमारे पास कितना था, 3 था, तो उतने ही हमारे पास क्या होंगे इस क्वेश्चन में, रूट लोकस होंगे। ये कंसेप्ट हमें क्लियर है। तो पहला जो रूट लोकस होगा वो यहाँ से जनरेट होगा। अब इसको कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट रियल एक्सिस पे था नहीं, तो ये 180 डिग्री के पैरेलल कहाँ तक पहुँच गया, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा पहला रूट लोकस हो गया जिसको कोई भी रोकने वाला नहीं था। अब बाकी के दो रूट लोकस जो हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उनको हमने ब्रेक अवे पॉइंट पे बनाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ब्रेक अवे पॉइंट है ही नहीं। तो अब जो बात आती है वो आती है एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया था हमारे पास, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास जो एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया था, -33.6 डिग्री आया था। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक्सिस है, 33.6 डिग्री कहाँ होगा, तो लगभग मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है। तो -33.6 डिग्री कहाँ होगा, तो नीचे की तरफ होगा, ये हम जानते हैं कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल क्या मार्क कर देंगे, -33.6 डिग्री, जो कि हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर है। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल होता है, नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव एंगल होता है। तो अब यहाँ पर मार्क करने के बाद में अब रूट लोकस को हमें क्या करना है, पैरेलल कहाँ लेके जाना है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी की तरफ। तो रूट लोकस यहाँ से जनरेट होगा, उसके बाद वो जाएगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी, किसके पैरेलल, 60 डिग्री के। अब ये रूट लोकस जब जाएगा तो ये इस एक्सेस को कट करेगा। तो हमने एक वैल्यू निकाली थी j√13 करके, जो कि हमारी थी इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। तो वो जो j√13 है, तो √13 और ये है 3, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी ये हमें पता रखना है। तो j13 जो होता है वो वैल्यू बड़ी होती है j3 से, तो उस हिसाब से हमें कट करते हुए चलना है। तो ये जा तो इसके पैरेलल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर से इसको निकाल रहा हूँ इस तरह से, और ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और j√13 से होते हुए निकल जा रहा है, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस है। अब जैसा कि हमने कहा था कि अगर यहाँ पर माइनस है एंगल, तो यहाँ क्या होगा, प्लस। तो ये हमारी जैसे एक्सिस है, तो +33.6 डिग्री कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है, नेगेटिव का जस्ट अपोजिट। और यहाँ से जो रूट लोकस डेवलप होगा वो किसके पैरेलल चला जाएगा, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, 300 डिग्री के पैरेलल, और वो कहाँ कट करते हुए जाएगा, -j√13 के। तो ये जो पॉइंट था हमारा, ये था -j√13, और ये पॉइंट था हमारा -j3। तो ये हमारा बड़ा होता है वैल्यू, इसको नीचे बनाना है। और ये जो एंगल थे हमारे, ये था एंगल ऑफ डिपार्चर, और ये जो पॉइंट था हमारा, ये था हमारा सेंट्रोइड। तो इस तरह से हमें रूट लोकस को ड्रॉ करना है जब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।